हाय हेलो एवरीवन। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के एंड अब यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक बनता है इस बिजनेस का। सो इनका बिजनेस मॉडल काफी डिटेल में हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो कंपनी करती क्या है। सो कुछ टाइम पहले तक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए जो इनका प्लास्टिक मोल्डिंग का बिजनेस है वो सबसे मेन बिजनेस होता था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसी से आता था। लेकिन लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर इन्होंने काफी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को। तो आज के टाइम पे जो प्रोडक्ट बिजनेस का सेगमेंट है इस कंपनी का वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। अब प्रोडक्ट बिजनेस में कंपनी क्या करती है, सबसे पहला प्रोडक्ट है इनका रूम एयर कंडीशनर का। सो इंडिया में आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हो लाइक एलजी है, क्रॉम्पटन है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, इन सारी कंपनीज के लिए रूम एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग करता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसके साथ में वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी और एयर कूलर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये जो प्रोडक्ट बिजनेस वाला सेगमेंट है इसमें ये तीन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। एंड ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये एक ओडीएम प्लेयर है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है। मतलब अपने क्लाइंट के लिए एज अ सेकंड ब्रांड ये एक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से लेकर के उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसका टेस्टिंग तक ये सारी चीजें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करता है। आज के टाइम पे ये वाला जो डिवीजन है इस कंपनी के लिए वो 70% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर। और इसके साथ में जो इनका पहले का जो बिजनेस था प्लास्टिक मोल्डिंग का वो कंटिन्यू है सैनिटरी वेयर स्पेस के अंदर, ऑटोमोबाइल स्पेस के अंदर। देन कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर के साथ में टीवी मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है और पीसीबी असेंबली का भी काम करती है। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। हम क्यों ट्रैक कर रहे हैं इस कंपनी को, बिकॉज पिछले काफी सारे क्वार्टर से एक कंसिस्टेंट हेल्थी ग्रोथ ये कंपनी शो कर रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। एंड गाइडेंस इनका बहुत कंजर्वेटिव रहता है। जैसे हम वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में आनंद राठी को देखते हैं, एफएमसीजी स्पेस में बेक्टर फूड्स को देखते हैं, बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस देती है ये कंपनी भी। लेकिन जो उनका एग्जीक्यूशन होता है वो उससे बहुत बहुत ज्यादा बेटर होता है और मार्केट ने भी काफी अच्छे से रिवॉर्ड किया इसके स्टॉक को इसी रीजन की वजह से। अब देखते हैं थर्ड क्वार्टर में कैसा रिजल्ट आया कंपनी का एंड यहां से आगे का कैसा ओवरऑल आउटलुक बन रहा है। ये इनका पूरा प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर आप देखोगे FY20 तक इनका जो प्लास्टिक मोल्डिंग का बिजनेस था ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर के आता था। लेकिन लास्ट 4 ईयर्स में ये पिक्चर पूरा चेंज हो गया है। आज के टाइम पे 70% रेवेन्यू कंपनी का प्रोडक्ट बिजनेस वाले सेगमेंट से आता है। देन ये सारे मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के। तो अभी मतलब हर एक मंथ हर एक वीक के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी या तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से और नया ऑर्डर जनरेट कर पाती है या फिर कंपनी और भी ज्यादा बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर पा रही है। तो ये इंजन कंपनी का काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। देन थर्ड क्वार्टर की रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हाईलाइट है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए सेल्स ग्रोथ का नंबर। कंपनी का जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू का नंबर है, उसमें 82% की ग्रोथ आई है वाई लेवल पे। अब ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस पूरे स्पेस के अंदर आई मीन डिक्सन टेक्नोलॉजी को अगर हम एक्सक्लूड कर दें बिकॉज वो बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, बट उसका वैल्यूएशन भी बहुत हाई है, 150 के पी मल्टीपल पे वो ट्रेड कर रहा है। बाकी जितने भी प्लेयर्स है लाइक ईपैक है, आपका केन्स टेक्नोलॉजी है, इन दोनों ने तो काफी बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया थर्ड क्वार्टर में। एम्बर एंटरप्राइज ने ऑल दो अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस थी। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने उसको भी आउट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन का ग्रोथ। एम्बर का आई थिंक 65% के आसपास का ग्रोथ था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने 82% का ग्रोथ दिखाया है अपने टॉप लाइन के अंदर। सबसे आई मीन सबसे हाई पेस पे ग्रो करने वाला प्लेयर बन गया पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। दूसरा, मार्जिन्स के नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है थर्ड क्वार्टर के अंदर भी और पूरे 9 मंथ्स के बेसिस पे भी। इंटरेस्टिंगली इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने काफी सारे इंटरव्यूज में बोला है कि हमारा जो इबिट्टा मार्जिन है उसमें हम कुछ खास इंप्रूवमेंट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। 7.5 से 8% के बीच में हमारा मार्जिन रहना चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो हर एक क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन में हमको एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अभी कंपनी का मार्जिन 9% भी क्रॉस कर चुका है, 9.5% के मार्जिन से कंपनी के। और क्योंकि आपका मार्जिन बढ़ा है प्लस आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है तो पैट ग्रोथ आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ से भी ज्यादा बेटर आया है। 19 करोड़ का पैट था कंपनी का लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में, 40 करोड़ का पैट इन्होंने इस क्वार्टर में रिपोर्ट करा है। 109% की ग्रोथ आई है इनके बॉटम लाइन के अंदर। 9 मंथ्स में भी देखोगे तो 121% का ग्रोथ है कंपनी के पैट के अंदर। काफी सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं Q3 में। देन इसके बाद आप देखोगे डेट का लेवल। नेट लेवल पे कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। कैश पोजीशन काफी स्ट्रांग हो गया इनका बिकॉज अभी रिसेंटली इन्होंने QIP रेस किया है 1500 करोड़ का। नेट डेट फ्री है कंपनी, इसमें कोई इशू नहीं है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंपनी का गाइडेंस। Q1 में इन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसको इन्होंने रिवाइज किया, अपग्रेड किया Q2 के अंदर।
Q2 में जो गाइडेंस दिया था उसको इन्होंने रिवाइज किया, अपग्रेड किया है Q3 के अंदर। तो सबसे पहले कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में गाइडेंस दिया था कि इनका जो मेन बिजनेस है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, उसमें ये अराउंड 3600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं पूरे FY25 के अंदर। और ग्रोथ के पैरामीटर पे लगभग 33% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही थी। लेकिन उसको Q2 में इन्होंने अपग्रेड किया और Q2 में मैनेजमेंट ने बोला कि 4250 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। और जो ग्रोथ का पैरामीटर था वो 33% से बढ़ करके हो गया आपका ऑलमोस्ट 55%। नाउ थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने उस गाइडेंस को दोबारा से अपग्रेड करा है और अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि 4550 करोड़ का रेवेन्यू हम प्लान कर रहे हैं FY25 के अंदर। एंड टॉप लाइन का ग्रोथ कितना हो गया, 66% का। सो ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 33% का ग्रोथ टारगेट कर रही थी, लेकिन थर्ड क्वार्टर आते आते अब इनका ग्रोथ गाइडेंस कितने का हो गया, 66% का। और अगर आप पूरा कंसोलिडेटेड नंबर देखोगे, मतलब ये जो गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक जो इनका जॉइंट वेंचर है जिसमें कंपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसका भी रेवेन्यू अगर आप ऐड करोगे तो कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी 86% का ग्रोथ अब टारगेट कर रहा है। ईयर के स्टार्टिंग में लगभग 52% का ग्रोथ था, सेकंड क्वार्टर में उसको बढ़ा करके कंपनी ने 77% का किया और इस क्वार्टर में कंपनी ने गाइडेंस को इंक्रीज करके 86% का कर दिया है। मतलब वाई लेवल पे 86% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रहा है FY25 के अंदर। सो आई मीन नंबर्स तो बेटर इन्होंने रिपोर्ट करे ही हैं, लेकिन जो गाइडेंस दिया है कंपनी ने वो और भी ज्यादा बुलिश दिया है। और क्योंकि ये कंपनी हर एक क्वार्टर के बाद अपने गाइडेंस को अपग्रेड करती जा रही है, तो इसका बहुत हाई चांस है कि काफी अच्छे से बैक टेस्टिंग करके एंड पूरा कन्विक्शन आने के बाद ये मार्केट को नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। और एग्जीक्यूशन तो हम देख रहे हैं कि हर एक क्वार्टर में उससे काफी अच्छा जा रहा है कंपनी का। तो ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट है कंपनी का, नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करे एंड गाइडेंस भी काफी सॉलिड दिया है कंपनी ने। अब जो कुछ बिजनेस डेवलपमेंट्स हुए हैं इस कंपनी के लिए लास्ट एक दो मंथ के अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो 1500 करोड़ का QIP इन्होंने रेज किया, सक्सेसफुल रहा वो कंपनी के लिए। अब इसका मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस ये था कि कंपनी ने अपने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम कुछ नए प्रोडक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए सेगमेंट्स के अंदर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो उसके लिए, उस ग्रोथ के लिए हमको ये QIP रेज करना रहेगा, तो 1500 करोड़ कंपनी वहां यूज करेगी। प्लस इसके साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए हमको जिस पेस पे बिजनेस को ग्रो करना है, मतलब 35 से 40% का ग्रोथ का कैगर मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है। तो आई मीन कंजर्वेटिव गाइडेंस है ऑफ कोर्स वो। तो उस ग्रोथ को मैनेज करने के लिए कंपनी ये 1500 करोड़ का QIP रेज करेगी नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक के लिए, नेक्स्ट 2 ईयर तक के लिए कंपनी को और एडिशनल QIP नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। इतना फंड कंपनी के पास में आज के टाइम पे आ चुका है। और फर्दर डिटेल इस पे ऑफकोर्स हमको कॉन कॉल में मिलेगा। दूसरा, इन्होंने लास्ट मंथ में ये अनाउंस किया था कि अफ्रीका की जो ईवी कंपनी है स्पैरो मोबिलिटी, उसके साथ में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का टाई अप हुआ है उनकी ईवी बाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए और आपकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कहना है कि इसके लिए हमको जो कैपेक्स करने का रिक्वायरमेंट रहेगा वो 40 से 50 करोड़ का रहेगा। सो सिर्फ 40 से 50 करोड़ का कैपेक्स करेगी कंपनी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ये पूरा आई मीन लोकलाइजेशन नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी, सारा का सारा जो कंपोनेंट है मेनली वो इंपोर्ट करेगी एंड यहाँ पे सिर्फ उसको असेंबल करने का काम करेगी, असेंबली का काम करेगी कंपनी। देन इसके बाद ग्रेजुअली इनका टारगेट है कि अगले 3-4 इयर्स के अंदर इसमें और ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल ऐड किया जाए, इसमें लोकलाइजेशन ऐड किया जाए, सो दैट इसका ग्रोथ और ज्यादा इंक्रीज हो। इनिशियली मैनेजमेंट प्लान कर रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 से इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाए एंड उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर इनका टारगेट है कि 500 से 600 करोड़ के बीच का रेवेन्यू का रन रेट हम जनरेट करना इससे स्टार्ट कर देंगे। मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से, और उसके 2 इयर्स के अंदर कंपनी इस बिजनेस में 500 से 600 करोड़ के रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन रख रही है एनुअली। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि ये वाला जो बिजनेस है इसमें मार्जिन ज्यादा बेटर नहीं होंगे, लेकिन इसका ROCE का जो नंबर है वो ओवरऑल कंपनी लेवल के आसपास ही रहेगा, वही 18-20% के आसपास। क्यों? बिकॉज इसमें एसेट टर्न काफी अच्छा है। सो अगर आप देखोगे तो 40-50 करोड़ का ये कैपेक्स कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर एंड रेवेन्यू पोटेंशियल ये टारगेट कर रहे हैं 500 से 600 करोड़ का। तो मतलब लगभग आपका 10 टाइम एसेट टर्न हो गया, एसेट टर्नओवर रेशियो जो हम बोलते हैं। सो 10 टाइम एसेट टर्न रहेगा तो ROCE का नंबर मैनेजमेंट इससे 18-20% का टारगेट कर रहा है। अब अगर आपको याद हो तो एक दो कॉन कॉल पहले हमने डिस्कस भी किया था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कॉन कॉल में कि मैनेजमेंट का कहना है कि हम
इंक्रीमेंटली फ्यूचर में किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर करेंगे या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एंटर करेंगे, हमारा इंटरनली टारगेट सेट है कि हर एक नए बिजनेस के अंदर जो आरओसी है वो 18-20% के बीच में रहना ही चाहिए। अगर इसके नीचे का आरओसी हमको मिलेगा किसी भी बिजनेस में, तो हम उस बिजनेस के अंदर एंटर ही नहीं करेंगे। सो वही माइंडसेट के साथ इन्होंने ये ईवी वाले पार्ट में एंटर करा है। तीसरा एक और बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है कुछ वीक्स के अंदर, सो वर्लपूल को एज अ वॉशिंग मशीन क्लाइंट इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। वर्लपूल ऑल्दो इस कंपनी के साथ ऑलरेडी बाकी प्रोडक्ट्स के साथ में काम कर रहा था, लेकिन वॉशिंग मशीन वर्टिकल के लिए कंपनी ने रिसेंटली इनको ऑनबोर्ड किया है। अब कंपनी का कहना है कि वर्लपूल जो है वो वॉशिंग मशीन डिवीजन के लिए अभी और किसी प्लेयर के साथ में काम नहीं कर रहा है। सो ये एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास में। अभी आगे चल के ऑफकोर्स वो और किसी के साथ में भी टाई अप कर सकते हैं, लेकिन अभी करंटली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ में वो ये वॉशिंग मशीन वाले डिवीजन पे काम करेंगे। एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा, मतलब कितना रेवेन्यू आएगा, ये तो मैनेजमेंट ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है बिकॉज इनका एग्रीमेंट वगैरह है। लेकिन मैनेजमेंट का बोलना है कि वॉशिंग मशीन जो है वो हमारे प्रोडक्ट बिजनेस में 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। एंड हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये वाला जो बिजनेस है ये नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए 30 से 40% पे ग्रो करता रहेगा हमारा। इसमें मैनेजमेंट का मानना है कि सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास क्या आया है कि फाइनली हम वर्लपूल को ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे हैं कि आपका ये जो आपका मास प्रोडक्ट है, मास बिजनेस है वॉशिंग मशीन वाला, इसको आप आउटसोर्स करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज अगर आपको याद हो तो कुछ कॉन कॉल पहले हमने डिस्कस किया था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कॉन कॉल एनालिसिस में कि इनकी मैनेजमेंट का मानना है कि जो कॉस्ट कटिंग है या जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, ये इनका वन ऑफ द मेन एडवांटेज है, एक काइंड ऑफ मोट है इस कंपनी के पास में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अपने किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में कोई और इनका कॉम्पिटिटर उसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो कॉस्ट है उसमें वो काफी कम रहता है बिकॉज कंपनी की काफी अच्छी कॉस्ट एफिशिएंसी है। अब इसकी वजह से वो बेटर प्राइसिंग प्रोवाइड कर पाते हैं अपने क्लाइंट्स को, एंड उनका जो क्लाइंट है वो मार्केट में एंड कंज्यूमर को एक अच्छे रेट पे उसको प्रोवाइड कर पाता है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि जो भी ये मास प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया या आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, इसको हम आज के टाइम पे फोकस कर रहे हैं कि जैसे वर्लपूल हो गया या और भी जो क्लाइंट्स हैं वो अगर आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दे तो उनका मार्केट के अंदर प्राइसिंग बेटर हो जाएगा, उनका मार्केट शेयर इंप्रूव होने का चांस बन जाएगा बिकॉज काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहता है ये। सो उसको लेकर के मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, काफी काफी सेटिस्फाइड है इस चीज के साथ में कि वर्लपूल फाइनली उनका ऑनबोर्ड हो गया है और ये उनके लिए एक तरीके से डोर ओपन करता है कि आगे चल के वो और भी नए नए प्लेयर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं इस डिवीजन के अंदर भी एंड आपका रेफ्रिजरेटर वाले डिवीजन के अंदर भी। सो ये पूरे बिजनेस अपडेट्स थे। इससे हमको क्या समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा है कंपनी का एंड बहुत सारे ग्रोथ लीवर्स है कंपनी के पास में जो इनके इस गाइडेंस को अचीव करने में हेल्प करेंगे। नाउ सबसे मेन बात कि डील कैसी लग रही है ओवरऑल। सो रेवेन्यू वगैरह का तो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। सो मैनेजमेंट का पहले टारगेट था कि 216 करोड़ का पैट हम टारगेट करेंगे FY25 के अंदर, ये Q1 में इन्होंने गाइडेंस दिया था। तो YOY लेवल पे अगर आप देखोगे तो पहले मैनेजमेंट लगभग 60% का पैट ग्रोथ टारगेट कर रहा था। सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस को बढ़ाया और मैनेजमेंट ने बोला 250 करोड़ का हम प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर, मतलब 60% का ग्रोथ पैट में उसको बढ़ा करके मैनेजमेंट ने कर दिया लगभग 85%। अब मैनेजमेंट ने थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट के गाइडेंस को भी ऑफ कोर्स इंक्रीज किया है, जब आपने रेवेन्यू के गाइडेंस को इंक्रीज किया है तो मैनेजमेंट कह रहा है कि FY25 में 280 करोड़ का प्रॉफिट हम टारगेट कर रहे हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो मतलब YOY लेवल पे ग्रोथ गाइडेंस कितना हो गया, ऑलमोस्ट 109% के आसपास का। तो प्रॉफिट में भी काफी जबरदस्त ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है, मतलब लास्ट 9 मंथ्स के अंदर जो इनका रेवेन्यू रहा है वो अराउंड 2960 करोड़ के आसपास रहा है और कंपनी का पूरे साल का गाइडेंस है 5100 करोड़ का, यानी फोर्थ क्वार्टर में कंपनी को ऑलमोस्ट 2200 करोड़ का रेवेन्यू करना होगा अपने अपने ये जो नया गाइडेंस दिया है इन्होंने उसको अचीव करने के लिए। और अगर आप प्रॉफिट के मैट्रिक पे देखोगे तो कंपनी का लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में प्रॉफिट था 70 करोड़, अभी तक 9 मंथ्स के अंदर इन्होंने कर दिया है लगभग 144 करोड़, तो ऑलमोस्ट इनको 136 करोड़ का प्रॉफिट और करना होगा फोर्थ क्वार्टर के अंदर। यानी रेवेन्यू इनको लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल करना पड़ेगा और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा इनको फोर्थ क्वार्टर के अंदर। लेकिन अगर आप पॉइंट देखोगे तो ये फरवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है एंड क्योंकि मैनेजमेंट ने अभी आके अपने गाइडेंस को रिवाइज किया है तो ये हमको क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के। इसका मतलब जनवरी उनके लिए बहुत अच्छा गया है बिकॉज यही रीजन है क्योंकि फरवरी का फर्स्ट वीक तो चला गया एंड आपके पास अब सिर्फ मार्च बचा हुआ है।
और अब आके अगर आप रेवेन्यू का गाइडेंस इतना बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका जो जनवरी है वो बहुत ज्यादा अच्छा गया है, आपका ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन काफी अच्छा चल रहा है। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस हमको दिखाता है कि मैनेजमेंट ने थर्ड क्वार्टर में आगे अभी सिर्फ एक मंथ बचा है फोर्थ क्वार्टर को, और मैनेजमेंट ने इतना बड़ा गाइडेंस को रिवाइज किया है, अपग्रेड करा है। तो ये चीज हमको दिखाता है कि मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है इन नंबर्स को लेकर के कि पैट तो वो डबल कर सकते हैं, रेवेन्यू का नंबर भी वो डबल कर सकते हैं। इनफैक्ट जिस तरीके का मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को, सो बहुत हाई चांस है कि प्रॉफिट का नंबर भी कंपनी सरपास कर सकती है। 280 करोड़ का गाइडेंस है, उससे बेटर नंबर कंपनी डिलीवर कर सकती है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। एंड फोर्थ क्वार्टर वैसे भी इन सारी कंपनीज के लिए सबसे बेस्ट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, चाहे आप केन्स ले लो या एम्बर ले लो, ईपैक ले लो, फोर्थ क्वार्टर सबसे बेस्ट होता है कंपनी के लिए। सो गाइडेंस वगैरह काफी अच्छा दिया है, एग्जीक्यूशन ऑलरेडी काफी अच्छा है कंपनी का। अब अगर आप ओवरऑल डील देखोगे, सो आज इस रिजल्ट से पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो पी मल्टीपल था वो 130 के आसपास था। अभी रिजल्ट आ गया है, करंट पी आपको दिखेगा 110 112 के आसपास। लेकिन ये जो नया गाइडेंस दिया है कंपनी ने 280 करोड़ के पैट का, इसके साथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है फोर्थ क्वार्टर के बेसिस पे, FY25 के बेसिस पे, सो वो अराउंड 84-85 के रेंज में आ रहा है। तो डील अगर हम देखें तो अभी भी काफी अच्छी लग रही है, बिकॉज टॉप लाइन आपका ग्रो कर रहा है 85-86% पे, बॉटम लाइन आपका 100% पे ग्रो कर रहा है, और पी मल्टीपल 84-85 के आसपास अवेलेबल है। इनफैक्ट इस पूरे ईएमएस स्पेस के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर तक ई पैक की हम बात करते थे कि सबसे बेस्ट डील लग रही है, क्योंकि सबसे छोटा प्लेयर है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है, टॉप लाइन का ग्रोथ अच्छा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस सॉलिड है। लेकिन इस क्वार्टर में जिस तरीके का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है उनकी उनकी मैनेजमेंट ने, आई मीन इबिट्टा लेवल पे तो वो अब उस गाइडेंस को अचीव कर ही नहीं सकते। और टॉप लाइन पे भी आप देखोगे तो इतने छोटे बेस के ऊपर सिर्फ 35% का ग्रोथ उन्होंने दिखाया है, जबकि पूरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 40-50-60% से ग्रो कर रही है। सो ईपैक तो ऑफकोर्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सबसे वर्स्ट प्लेयर है इन पूरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में। देन केन्स टेक्नोलॉजी भी एक काफी अच्छा प्लेयर है, लेकिन उनका भी थर्ड क्वार्टर में अंडर परफॉर्मेंस आया, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में उनको प्रॉब्लम आया, और उन्होंने फोर्थ क्वार्टर का भी गाइडेंस घटा दिया है, 180 करोड़ के आसपास का गाइडेंस उन्होंने घटाया है। एम्बर एंटरप्राइज ने अपने गाइडेंस से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 65% के आसपास का ग्रोथ था, लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने उससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया, 82% का ग्रोथ है, और गाइडेंस तो और भी ज्यादा अच्छा है कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे। तो अब अगर हम देखें तो ऑफकोर्स जो नंबर वन प्लेयर लगता है इस पूरे स्पेस के अंदर, वो फिर से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लगता है। ग्रोथ के नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस भी काफी अच्छा है, एंड डील ओवरऑल बहुत अच्छी लगती है स्टॉक के अंदर। बाकी इनका कल कॉन कॉल है, सो उससे हमको और क्लैरिटी मिलेगा कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट लेवल कितना है, किस चीज को लेकर के वो इतना कॉन्फिडेंट है कि 100% का ग्रोथ वो टारगेट कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट में और टॉप लाइन के अंदर। सो उससे और बेटर कन्विक्शन हमको मिलेगा। लेकिन ये नंबर्स देख करके समझ में आता है कि बिजनेस काफी अच्छा है एंड डील ओवरऑल काफी अच्छी है। ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।